हेलो दोस्तों, आप सभी का मिश्रा क्लासेस एकेडमी की विधिक शिक्षा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति व उसकी प्रक्रिया के बारे में। संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति तथा न्यायपालिका में संसद करने की शक्ति को सीमित बताते हुए दोनों में विरोधाभास रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दिया हुआ है और इसका क्लाज 1 यह उपबंधित करता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। तो आर्टिकल 368 क्लाज 1 प्रावधान करता है कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन या निरसन कर सकती है, जैसा कि आर्टिकल 368 में प्रक्रिया बताई गई है। परिवर्तन का मतलब किसी भी आर्टिकल में, किसी भी लेख में कुछ घटा बढ़ा सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है या फिर उसको समाप्त कर सकती है। इसी का क्लास 2 क्या कह रहा है? क्लास 2 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। क्लास 1 में शक्ति प्रदान किया गया है और क्लास 2 में इसकी प्रक्रिया। संविधान संशोधन करने की 3 प्रक्रिया हो सकती है। एक, पहला साधारण अर्थात सामान्य विधायी प्रक्रिया, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा राज्य विधानमंडलों की अनुमति द्वारा। तो सबसे पहले हम अगर इसको पढ़ें, इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। सामान्य विधायी प्रक्रिया। सामान्य विधायी प्रक्रिया के बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या रूल है? कुछ अनुच्छेदों के उपबंधों में साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 4, 169 और 239 का क संसद को प्राधिकृत करते हैं कि वह साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा उनमें दिए गए अनुच्छेदों के उपबंधों में संशोधन कर सकती है। देखिए, साधारण विधायी प्रक्रिया वह है जिसमें साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है संसद में। और दूसरा विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 368 में संशोधन की सामान्य प्रक्रिया यह है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकेगा, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, कहीं भी जो है कि पहले उसे पेश किया जाएगा। पर ऐसा विधेयक प्रत्येक सदन की संपूर्ण सदस्यता के बहुमत से, अब जैसे अगर लोकसभा में 550 सदस्य संख्या है तो उसमें कम से कम आधे से अधिक, जिसको हम साधारण बहुमत कहते हैं, प्रत्येक सदन में, अगर लोकसभा में पहले किया गया तो लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, दोनों सदनों में कम से कम आधे से अधिक, जिसको हम साधारण बहुमत कहते हैं, से पास होना चाहिए तथा उसमें उपस्थित और मत व्यक्त करने वाले, मतलब जितने लोग वहाँ, जितने सदस्य उपस्थित हैं,
उसका 2/3 बहुमत भी पारित होना चाहिए। इसको हम विशेष बहुमत कहते हैं। जितने लोग उपस्थित हुए हैं उसका 2/3 भाग। इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए पेश किया जाएगा और जब राष्ट्रपति की अनुमति हो जाएगी तब यह संविधान संशोधित माना जाएगा। केवल अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतुक में किए गए उपबंधों को छोड़ करके संविधान के शेष सभी उपबंधों की प्रक्रिया द्वारा संशोधित की जा सकेगी। अब इसमें तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार यह है राज्य विधान मंडलों की अनुमति द्वारा। यह सबसे विशिष्ट है। यह तब जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है या इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब राज्य के कोई कानून हो, जैसे कि 7वीं अनुसूची में जो अनुसूचियां दी गई हैं जिसमें 3 प्रकार की अनुसूची है, राज्य सूची, संघ सूची और कंकरेंट लिस्ट, 3 प्रकार के लिस्ट हैं। अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तब जो राज्य की विधानमंडल होती हैं वह भी उसमें भाग लेती हैं उस संशोधन में। इस प्रकार के संशोधन में क्या किया जाता है, इस प्रकार के संशोधन में सारी प्रक्रिया विशेष बहुमत द्वारा ही रहती है। बस इसमें जो है कि राष्ट्रपति से सहमति या फिर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर से पूर्व जो है कि भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उसमें कम से कम आधे राज्यों से जो है कि उस बिल पर सहमति लेनी आवश्यक होती है। उसके बाद जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो नया कानून बन जाता है या फिर संशोधित मान लिया जाता है। अब इस पर कुछ केस आए। जैसे पहला सर्वप्रथम इस पर केस आया था मूल अधिकारों के संशोधन के विषय में। सबसे पहले केस आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ का केस, जिसमें न्यायालय ने तय किया कि संविधान में संशोधन की शक्ति, जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है, वह अनुच्छेद 368 में निहित है। कहने का मतलब जब सबसे पहले केस आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने धारित किया था कि भारत की संसद भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 3 में भी जो है कि संशोधन कर सकती है और उसके पास यह शक्ति मौजूद है। और इसी चीज़ को दोहराते हुए शंकरी प्रसाद वाले केस में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में जो है इसी बात को, शंकरी प्रसाद के केस को में जो निर्णय था इसी को दोहरा दिया था। और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का केस 1965 ईस्वी में आया था। लेकिन 1965 ईस्वी के बाद एक केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस 1967 सुप्रीम कोर्ट का वाद है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था, जिसमें न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि माना गया है। संविधान के मूल अधिकारों को नैसर्गिक स्थान प्राप्त है। अर्थात जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 का जो वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा यह जो है कि संसद को कह दिया, सरकार को कह दिया कि संसद के पास भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति 368 में प्राप्त नहीं है, मात्र 368 में प्रक्रिया दिया गया है कि कैसे संशोधन किया जाएगा, ना कि उसमें शक्ति प्राप्त है। अब इस वाद से बचने के लिए, इस निर्णय से बचने के लिए संसद ने एक दूसरा रास्ता अपनाया और उसने जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित कर दिया, जिसमें उसने कहा कि अनुच्छेद 368 के खंड 3 है ये, कि खंड 3 के पूर्व एक नया खंड जोड़ा गया जो यह उपबंध करता है कि संविधान में किसी बात के होते हुए संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा। अर्थात देखिए ये क्लॉज 3 इसी का।
आर्टिकल 368 क्लास 3 यह जोड़ा गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। और यह जोड़ा गया, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अर्थात इस संशोधन 24वें संविधान संशोधन के बाद संसद ने खुद को एक संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त कर ली। अब इसके बाद यह शक्ति प्राप्त होने के बाद यह न्यायालय को कुछ ठीक नहीं लगा और न्यायालय को लगा कि इस संशोधन से संसद को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, जिससे कि संविधान की मूलभूत ढांचे का ढहने का भय है। इसके बाद 1973 में एक वाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन करने की विस्तृत शक्ति प्राप्त है, किंतु वह असीमित नहीं है। विस्तृत शक्ति तो प्राप्त है 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की, लेकिन वह शक्ति असीमित नहीं है। अर्थात वह पुनरावलोकन की शक्ति जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसके अंतर्गत आता है और वह ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। संसद की इस शक्ति पर विवक्षित परिसीमाएं हैं जो स्वयं संविधान में निहित हैं। यह स्थिति है, सही स्थिति यह है कि संविधान का प्रत्येक अनुबंध संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप संविधान का आधारभूत ढांचा का आधारभूत तत्व वैसा ही बना रहे। अर्थात यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण केस है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का 1973 में सुप्रीम कोर्ट का यह वाद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन 1971 को जो है उसी के परिप्रेक्ष्य में कहा कि ठीक है, संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है कि संसद के पास है, किंतु वह शक्ति जो है बृहद तो जरूर है, विस्तृत तो जरूर है, लेकिन असीमित नहीं है। अर्थात उस पर भी जो है कि बाउंडेशन लगाए जा सकते हैं और कोई भी ऐसा संशोधन आप नहीं कर सकते जिससे कि संविधान का आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। और इसी केशवानंद भारती के केस में न्यायमूर्ति सिकरी ने कुछ आधारभूत तत्व बताए थे संविधान के। उन्होंने कहा कि संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण और परिसंघीय संविधान, यह सारे के सारे संविधान के आधारभूत ढांचा हैं और इनमें परिवर्तन या फिर इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू वर्षित राजनारायण का वाद आया 1975 में। इसमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था, इसमें कुछ और जो है कि जोड़ दिया आधारभूत ढांचे में, और उन्होंने जोड़ा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, और ये लोकतंत्र, न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 32 के अधीन शक्ति को आधारभूत ढांचा माना गया। अर्थात कुल मिलाजुला कर अगर हम कहें तो केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि संसद संविधान की आधारभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। अब इसके बाद देखिए, इस न्यायिक निर्णय के आने के बाद संसद ने फिर से अपना गेम खेलना चालू कर दिया और उसने 42वां संविधान संशोधन कर दिया। अब जब उसने 42वां संविधान संशोधन किया तो इस केशवानंद भारती के वाद से, इस निर्णय से बचने के लिए उसने जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया तो उसने आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और 5 जोड़ दिया। अब देखिए 4 और 5 में उसने अपने बचने के लिए, अपनी शक्ति को ऊपर रखने के लिए
क्या किया उसने? उसने 4 में लिखा, जोड़ा, इस संविधान का जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं, इस अनुच्छेद के अधीन संविधान या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात किया गया तात्पर्य कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब इसमें इसने जो है कि यह ला दिया क्लास 4 में कि अब आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर कोई संशोधन भाग 3 में भी कर दिया जाता है तो इस बात को किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए संसद ने 5वें को जोड़ दिया। अब संसद कह रही है कि शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित कर दिया गया कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायक शक्ति इस प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि ना तो आप उस पर जो है कि कोई चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और ना ही आप उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए भी न्यायालय ने जो है कि एक रास्ता ढूंढ लिया। इसके बाद जो है केस आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये 1980 का बाद है। 1976 में संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें क्लास 4 और क्लास 5 जोड़े गए थे आर्टिकल 368 में। उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का वाद आया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 व 5 को जो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, निर्णय दिया और इसको असंवैधानिक मान लिया। क्यों? क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो आर्टिकल 368 में क्लास 4 और 5 संशोधन जो है कि 76 में जो हुआ था 1976 में, यह जो 4-5 जोड़े गए थे यह संसद की शक्ति को असीमित बना देते हैं, जो कि पूरा का पूरा डर होता है कि वे जो है कि संसद अपने शक्तियों के बल पर जो है संविधान को क्या करेगा, संविधान के आधारभूत ढांचे को गिरा देगा या फिर उसका अतिक्रमण कर लेगा। इसलिए जो है घोषित करते हुए निर्णय दिया कि इनके द्वारा संसद को संविधान के संशोधन की असीमित शक्ति प्रदान की गई है, जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट होता है। इसलिए इसको उन्होंने असंवैधानिक करार दे दिया। जी, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।